गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे औपचारिक संगठन की विशेषताओं के बारे में। औपचारिक संगठन की विशेषताओं में पहला पॉइंट देखिएगा, औपचारिक संगठन की स्थापना स्वेच्छा से चेतनापूर्वक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। औपचारिक संगठन की विशेषता से पहले संगठन के प्रकार देखे थे, उसमें दो तरीके का संगठन हम लोग देखे थे, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो अनौपचारिक और औपचारिक संगठन जब पढ़ रहे थे तो औपचारिक संगठन का डेफिनेशन में हम लोग देखे थे कि औपचारिक संगठन की स्थापना किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से किया जाता है। वहीं अनौपचारिक संगठन का जो स्थापना की जाती है किसी भी संगठन में लंबे अवधि तक काम करने के कारण आपसी में जो मेल जोल हो जाता है, दोस्ती फ्रेंडशिप हो जाता है, उसके द्वारा जो समूह का निर्माण होता है वो अनौपचारिक संगठन होता है। परंतु किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर जानबूझ करके लोगों को इकट्ठा किया जाता है तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। तो औपचारिक संगठन का सबसे पहला जो विशेषता हो जाएगा कि औपचारिक संगठन की स्थापना स्वेच्छा से चेतनापूर्वक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब इस संगठन का जो स्थापना है जानबूझ करके किया जाता है और इसमें एक निर्धारित लक्ष्य होता है, उसी को प्राप्त करने के लिए संगठन के सारे लोग कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इनमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है एवं उनकी सीमाएं निर्धारित रहती है। औपचारिक संगठन के पास जो है एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को फॉलो करता है, उसी का पालन करता है। तो जब ढांचा बनाया जाता है, संगठन संरचना जब की जाती है तो उसमें जितना भी पोस्ट का निर्माण किया जाता है तो उस पोस्ट पे रहने वाले लोगों का और उस संगठन में काम कर रहे हैं जितने भी लोग हैं उनको हर एक को स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि आपके का संगठन में क्या उत्तरदायित्व होगा, क्या अधिकार होगा एवं क्या कर्तव्य होगा। ये स्पष्ट हर एक लोगों को बता दिया जाता है उनके अधिकार और उनकी सीमाओं के बारे में। तो औपचारिक संगठन का एक और विशेषता हो जाता है कि इसमें काम कर रहे हर एक लोगों का उनका उत्तरदायित्व, अधिकार और उनका कर्तव्य है उसके बारे में स्पष्ट रूप से सारे लोगों को बता दिया जाता है। ऐसा कर देने से आपसी मतभेद और आपसी झगड़ों की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि हर एक लोग को उनका अपना अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्य के बारे में पता होता है और उनकी सीमाएं निश्चित कर दी जाती है। तो औपचारिक संगठन की एक और विशेषता हम लोग देखें कि इसमें प्रत्येक लोग का उनका अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्ट रूप से उनको व्याख्या कर दिया जाता है। जो जिस पोस्ट पे होते हैं, एक्चुअली पोस्ट का ही जो होता है, जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे होते हैं उस पोस्ट का ही सारा अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में कोई प्रिंसिपल है तो जो कोई भी उस प्रिंसिपल के पोस्ट पे जाएगा उसका वो कर्तव्य हो जाएगा, उसका वो उत्तरदायित्व और उसका वो अधिकार हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो पोस्ट निर्धारण किया जाता है, पोस्ट जब संरचना किया जाता है तो संरचना में सबसे ऊपर संचालक उसको रखा गया, उसके बाद प्रिंसिपल को रखा गया। तो प्रिंसिपल के पोस्ट पे जो कोई भी जाएंगे उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, उनका वो अधिकार हो जाएगा, उनका कर्तव्य और उनका उत्तरदायित्व हो जाएगा। टीचर है तो टीचर, मैथ के टीचर हैं तो मैथ के टीचर के रूप में जो कोई भी वहाँ पे आएंगे उनका वो अधिकार और कर्तव्य हो जाएगा। तो वास्तविक रूप में पोस्ट का ही सारा चीज़, अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट का इसमें सत्ता का भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर होता है। सत्ता का भारार्पण कहने का अर्थ है कि इसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, जो कंपनी को या संगठन को चलाने का काम कर रहे हैं, तो जो लोग चलाते हैं वो सबसे ऊपर में, और उनके साथ साथ जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर रैंक क्रम जाता है उसी तरीके से उन लोगों का पावर भी जो है, उन लोग का अधिकार भी धीरे धीरे कमते जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा पावर स्कूल में डायरेक्टर का होता है, जो संचालक होते हैं, उनके बाद प्रिंसिपल का, उनके बाद वाइस प्रिंसिपल का, उनके बाद टीचर का, उनके बाद स्टूडेंट का। तो सत्ता का भार अर्पण ऊपर से नीचे की ओर हुआ, सबसे ज़्यादा पावर ऊपर के लोग को होगा, उसके से कम उनके नीचे के लोग का, उससे कम उनके के नीचे के लोगों का। तो इसमें सत्ता का भारार्पण जो है ऊपर से नीचे की ओर होता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा अधिकार जो है लोगों का धीरे धीरे कम होते जाएगा, घटते जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आदेश की एकात्मकता का पालन किया जाता है। आदेश की एकात्मकता के बारे में हम लोग इससे पहले हेनरी फ्यूल का जब सिद्धांत पढ़ रहे थे, प्रबंध के सिद्धांत, तो 14 सिद्धांत हेनरी फ्यूल के द्वारा जो दिया गया था उसमें से एक सिद्धांत था आदेश की एकात्मकता। तो आदेश की एकात्मकता में हम लोग देखे थे कि
कोई भी कर्मचारी को किसी एक अधिकारी से ही उसको आदेश मिलना चाहिए, जिससे उसके मस्तिष्क में किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन, कोई मतभेद न रहे और वह काम को सही ढंग से कर सके। अगर किसी एक कर्मचारी को दो अधिकारी या तीन अधिकारी से एक ही कर्मचारी को आदेश दिया जाएगा, तो वो जो कर्मचारी है उसके मन में हमेशा मतभेद रहेगा कि वो पहले किसका काम करे। अगर मान लीजिए वो तीनों का काम कर भी देता है तो खुद में सेटिस्फाइड नहीं हुआ, खुद संतुष्ट नहीं हुआ कि हम काम को सही ढंग से किए हैं या नहीं किए हैं। तो औपचारिक संगठन की एक और विशेषता है कि इसमें आदेश की एकात्मकता का पालन किया जाता है, मतलब एक कर्मचारी को एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें संगठन के सदस्यों के मध्य पूर्णतः अव्यक्तिगत संबंध होते हैं। अव्यक्तिगत संबंध कहने का संबंध दो तरीके का होता है, एक व्यक्तिगत संबंध और दूसरा अव्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध जो होता है, जैसे आपका आपके घर वालों के साथ जो संबंध है, आपके पिता के साथ, माता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, तो ये सारा व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनली उनसे आपका रिलेशन है। तो जिनसे हमारा पर्सनली रिलेशन रहता है उसको व्यक्तिगत संबंध बोला जाता है। और जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, ये पर्सनल रिलेशन नहीं है, तो इस तरीके का रिलेशन को जो है अव्यक्तिगत संबंध, जैसे एम्प्लॉय का मैनेजर के साथ रिलेशन, सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के साथ, अधिकारी अधीनस्थ के बीच का रिलेशन संबंध जो होता है, ये अव्यक्तिगत संबंध होता है। तो औपचारिक संगठन में किसी तरीके का कोई पर्सनल रिलेशन, व्यक्तिगत संबंध ना होकर के सारे लोग अव्यक्तिगत होते हैं। सारे अलग अलग क्षेत्र से आकर के एक साथ मिल करके किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलते हैं। उनमें किसी तरीके का कोई पर्सनल रिलेशन पहले से नहीं होता है। उन लोग एक साथ मिलते हैं, धीरे धीरे काम करने के बाद उन लोग का बाद में एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप को फिर बाद में फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या अनौपचारिक संगठन बोला जाता है। लेकिन पहले से किसी तरीके का कोई इनमें व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऐसे संगठन में निश्चित प्रणालियों, आदेशों, नीतियों, नियमों, पद्धतियों एवं संचार व्यवस्था के अधीन कार्य होते हैं। औपचारिक संगठन में जितना भी कार्य होता है, जो नियम, नीति, निर्धारण, पद्धति पहले से जो बनाया गया है, संचार की जो व्यवस्था की गई है, कि संचार का मतलब होता है कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी बात को जो है अपने बातों को, संचार का मतलब होता है बातचीत, अपने बातें को दूसरे तक पहुंचाना। उसका जो माध्यम तैयार किया गया है कि आपको अपनी बात रखनी है तो किस वे में जाएगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे हम लोग स्केलर चेन पढ़े थे, तो स्केलर चेन में देखे थे कि कम्युनिकेशन जो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करता है या डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करता है। तो औपचारिक संगठन में जो नीति, आदेश, नियम, पद्धति संगठन के द्वारा तैयार किया गया, सारे लोग उसी नीति, आदेश और नियमों के तहत काम करते हैं। उनसे हट करके कोई अलग काम नहीं कर सकता। अपने से कोई नीति के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध इसमें कोई काम नहीं कर सकता। जो नियम संरचना बना करके दिया गया है उसी पे काम करना है। और संचार की जो व्यवस्था की गई है कि कौन लोग किससे बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे स्केलर चेन में हम लोग देखे थे समतल संपर्क में कि सोपान श्रृंखला जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक समतल संपर्क था। समतल संपर्क में था कि एक ही रैंक के जब दो लोग हैं तब आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन एक का ऊपर पोस्ट है, एक का नीचे पोस्ट है, तो वे दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो सोपान श्रृंखला हम लोग पढ़े थे। तो जो कंपनी के द्वारा, संगठन के द्वारा तैयार किया गया पद्धति, नीति, निर्देश, संचार की व्यवस्था, उसी के अधीन काम करना है। किसी को अपने तरफ से कोई नया क्रिएटिव चीज़ नहीं जोड़ देना कि ये मेरे तरफ से हम ऐसे काम करेंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे, मतलब अपने मन मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। जो नीति निर्देश बनाया गया उसी को पालन करते हुए सभी को कार्य करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें सत्ता की निश्चित क्रमबद्धता होती है जिसका पालन किया जाना आवश्यक है। इसमें सत्ता की निश्चित क्रमबद्धता होती है, मतलब कौन किस क्रम पे होगा। जैसे देखिएगा, स्कूल वाला एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे तो डायरेक्टर पहला, उसके नीचे प्रिंसिपल दो, तीसरा वाइस प्रिंसिपल, चौथा टीचर, पांचवा मतलब टीचिंग स्टाफ, छठा नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये जो क्रम बनाया गया है, इस क्रम को सारे लोग को फॉलो करना है। इसमें
सत्ता का सबसे ऊपर भाग कौन हो गया, डायरेक्टर, संचालक जिसको बोला जाता है। उसके नीचे प्रिंसिपल आएगा, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल। तो ये जो क्रम बनाया गया है इसको सारे लोगों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप हैं वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे और अपने आप को फर्स्ट लेवल पे या सेकंड लेवल पे रखना है। आप थर्ड लेवल पे हैं तो थर्ड लेवल का जो अधिकार है, उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उसी को पालन करना है। मतलब जो निर्धारित क्रमबद्ध तैयार किया गया है, क्रमबद्ध निश्चित किया गया, उसी को सारे लोग को पालन करना है। तो हम लोग औपचारिक संगठन की विशेषता में देखें कि इसे स्वेच्छापूर्वक बनाया जाता है। दूसरा, इनमें काम कर रहे जितने भी लोग होते हैं या जो पोस्ट होता है, सारे पोस्ट का अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्य पहले से निर्धारित होता है। इसमें सत्ता का भारारोपण जो है ऊपर से नीचे की ओर होता है। आदेश की एकात्मकता जो हेनरी फुल के द्वारा दिया गया था उसका पालन किया जाता है। इसमें किसी तरीके का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। उसके बाद जो नीति निर्देश पद्धति आदेश प्रणाली बनाया गया है संगठन के द्वारा, उसको सारे लोगों को पालन करना होता है। अपने मन मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में देखें जो सत्ता का जो क्रमबद्धता बनाया गया है, जो अरेंजमेंट किया गया है, उस अरेंजमेंट को सारे लोगों को फॉलो करना होता है। तो औपचारिक संगठन की यही कुछ विशेषताएं थी। थैंक यू।